नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने आधुनिक एजुकेशन अकेडमी में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो उसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ये क्वेश्चंस यूपी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी और एलटी ग्रेड झारखंड और बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। देखने में थोड़े कठिन लगेंगे लेकिन इनको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये आ जाएंगे। अभी टीजीटी का एग्ज़ाम लग रहा है शायद हो ना पाए क्योंकि वहाँ के अध्यक्ष ने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किन कारणों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन हमें अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, इसको निरंतर करते रहना है और उसी से ही जब निरंतर बने रहेंगे तभी हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी के आदेश के पालन हेतु बाध्य नहीं है। यह परिभाषा किसकी है? संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी के आदेश के पालन हेतु बाध्य नहीं है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी जेलिनेक, ऑप्शन डी बोंदा, जीन बोंदा। ये परिभाषा किसकी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेलिनेक। ये परिभाषा जेलिनेक की है संप्रभुता के बारे में। जेलिनेक ये एक बहुलवादी मतलब विद्वान है जिन्होंने संप्रभुता राज्य का गुण माना जो आदेश के पालन हेतु बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व किया होगा, जैसे ये सरल है जिससे कि हमें रट चुका है। निम्नलिखित में से विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किसने किया है? निम्नलिखित में से विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किसने किया है? ऑप्शन ए बिलोबी, ऑप्शन बी ग्रोशियस, ऑप्शन सी विल्सन, ऑप्शन डी एबी डाइसी। विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एबी डाइसी। एबी डाइसी ने विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किया है। विधिक संप्रभुता वह होती है जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्रदान की जाती है, जिसके पास आदेश देने और आज्ञा पालन कराने का वैध अधिकार होता है। और विधिक संप्रभुता वह होती है राजनीतिक संप्रभुता वह होती है संप्रभुता का वह स्वरूप जिसमें वास्तविक शक्ति उन सभी संस्थाओं, साधनों, प्रयासों आदि के योग में होती है जो संप्रभु को निर्णय लेने में प्रभावित करते हैं और जनमत तैयार करते हैं। उन्हें राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, समाचार पत्र और जनसभाएं। ये राजनीतिक संप्रभुता के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। यह उक्ति किसकी है? कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी जॉन लॉक,
ऑप्शन डी मेटलेन। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बार्कर। बार्कर बहुलवादी विद्वान हैं जो बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन तक्षशिला का प्रोफेसर था और बाद में मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री बन गया? निम्न में से कौन तक्षशिला का प्रोफेसर था और बाद में मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री बन गया? ऑप्शन ए मार्सिलियो पर्दुआ, ऑप्शन बी भट्टास्वामी, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी आरपी कैंगिल। इसका राइट आंसर होगा, इसका तो आपको पता ही है, इसकी बहुत बार प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी आपकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। तक्षशिला के प्रोफेसर कौटिल्य थे जो बाद में मौर्य सम्राट के प्रधानमंत्री बने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए ये लॉर्ड ब्राइस होगा, क्राइस लिख गया है। यहाँ पे क्राइस नहीं, लॉर्ड ब्राइस। ये क्राइस नहीं, ब्राइस है। लॉर्ड ब्राइस ने, जेरेमी बेंथम ने, जेएस मिल ने, ये जो नहीं जेएस, जे बनेगा यहाँ पे, जेएस मिल ने, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन ने। प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेरेमी बेंथम। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने किया। उनके मुताबिक सार्वभौम वयस्क मताधिकार व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो एक व्यक्ति एक मत की मान्यता पर आधारित हो। उन्होंने गुप्त मतदान प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने अन्य कई सुधारों का सुझाव दिया, जैसे संसदीय कार्यकारी प्रकाशित करने में प्रेस की स्वतंत्रता, सार्वजनिक सेवा में प्रतियोगी अधिकारों के दायित्वों को प्रभावित करने के लिए संहिता आदि। इन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार नहीं दिया था और ये एक उपयोगितावादी मतलब एक विद्वान है और इन्होंने प्राकृतिक अधिकार का खंडन किया है जेरेमी बेंथम ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समाजवाद का प्रतिपादक कौन था? राष्ट्रीय समाजवाद का प्रतिपादक कौन था? रोजेनबर्ग, हेडेगर, वेगनर, ऑप्शन डी होसोफर। राष्ट्रीय समाजवाद का प्रतिपादक कौन था? रोजेनबर्ग, हेडेगर, वेगनर और होसेफर। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोजेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समाजवादी विचारधाराओं में समाजवादी विचारधारा का मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्धारण करता है। समाजवादी विचारधारा में समाजवादी
विचारधारा का मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए श्रमिक संघवाद, ऑप्शन बी श्रेणी समाजवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवादी समाजवाद, ऑप्शन डी फेबियन समाजवाद। समाजवादी विचारधारा में समाजवादी विचारधारा का मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाजी मूल्य का निर्धारण करता है। किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवादियों का मानना है कि 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में एक नवीन समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। इसे सिंडिकेटलिज्म भी कहते हैं, जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो वर्ग संघर्ष शुरू हुआ उसी की प्रतिक्रिया का परिणाम श्रम संघवाद है। जोड़ के मुताबिक श्रम संघवाद सामाजिक सिद्धांत का वह रूप है जो श्रम संघों को नए समाज का आधार तथा उस समाज को प्राप्त करने का साधन मानता है। इसका मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है। अगला क्वेश्चन है, गिल्ड समाजवाद लोगों के नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है। ये किसका कथन है? गिल्ड समाजवाद उद्योगों के नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी जीडीएच कोल, ऑप्शन सी फेडरल, ऑप्शन डी ऑरेंज का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीडीएच कोल। गिल्ड समाज के प्रतिपादक जीडीएच कोल है। गिल्ड समाज विशुद्ध रूप में एक ब्रिटिश विचारधारा है। गिल्ड या श्रेणी नामक संस्थाएं मध्यकालीन यूरोप में विद्यमान थी, जिनका स्थान औद्योगिक एवं व्यावसायिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। प्रत्येक उद्योग का अपना एक संगठन होता था जिसे गिल्ड कहा जाता है। इसमें सभी श्रमिक सम्मिलित होते थे। वे स्वयं ही अपने उद्योग का नियंत्रण और संचालन करते थे। जीडीएच कोल की कृति सोशल थ्योरी प्रकाशित होने के बाद गिल्ड समाजवाद का प्रभाव उन विद्वानों पर भी पड़ा। जीडीएच कोल श्रेणीमूलक समाजवाद उत्पादकों तथा राज्य के द्वारा उद्योगों की साझेदारी पर आधारित है। ये सब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के बिना राज न होकर अराजकता का शासन होगा। संविधान के बिना राज न होकर अराजकता का शासन होगा। ऑप्शन ए प्राइस, ऑप्शन बी जेलिनिक, ऑप्शन सी डाइसी, ऑप्शन डी सीएफ स्ट्रॉन्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेलिनिक। ये कथन जेलिनिक का है। संविधान में केवल संस्थाओं के मूल तत्व ही नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था और सरकार का ढांचा भी शामिल है। प्रत्येक राज्य अपने लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल संविधान की रचना करता है। चूंकि हर देश की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं तथा सभी देश के संविधान एक से नहीं होते, आज या तो लिखित है या अलिखित। जेलिनिक ने संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधानहीन राज्य की सत्ता असंभव है। संविधान के अभाव में राज्य को अराजकता कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संविधान बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से किस वक्तव्य में मिलती है? कौन से वक्तव्य में मिलती है? राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य में मिलती है? पहला ऑप्शन है क्योंकि सभी विकल्प अंतरिम होते हैं इसलिए
विचारात्मक विशिष्टता अनिवार्य हो जाती है। ऑप्शन बी, समृद्धिशील उपलब्धियों की रणनीतियां व्यवहारिकतावाद पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन सी, परिवर्तन के वैकल्पिक प्रतिमान व्यवस्थात्मक स्थायित्व एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करेंगे तो चौथा ऑप्शन दिखने लगेगा। फोर्थ है जन संग्रहण विभेदन और संस्थाकरण को सशक्त बनाना है। जन संग्रहण विभेदन और संस्थाकरण को सशक्त बनाना है। कौन सा है ये? राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम से संबंधित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परिवर्तन के वैकल्पिक प्रतिमान व्यवस्थात्मक स्थायित्व एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। ये इसका राइट आंसर है। ये राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम से संबंधित है। उसकी व्याख्या बिल्कुल सटीक कर रहा है, क्योंकि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है और नए नए प्रतिमानों को स्थापित करना और व्यवस्था लागू करना ये आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय सरकार का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय सरकार का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? ऑप्शन ए, नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन। ऑप्शन बी, एक दलीय प्रभावी शासन। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सरकार। ऑप्शन डी, न्यायिक सर्वोच्चता। युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय सरकार का परिवर्तन किस रूप में हो गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री सरकार। युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद वाले काल में, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद मंत्रिमंडलीय सरकार का परिवर्तन एक प्रधानमंत्री सरकार में हो गया था, क्योंकि मंत्रिमंडल ही मतलब कानून बनाती है और उसी के सलाह के बिना राष्ट्रपति या देश का जो प्रधान होता है वो निर्णय नहीं ले सकता, और उसकी सहायता के लिए ही मंत्रिमंडलीय सरकार मतलब मंत्रिमंडल बनाई गई थी, और उसी के आधार पर देश में कानून लागू होते हैं। इसीलिए उसको युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी बाद की जो सरकार का परिवर्तन हुआ था उसको प्रधानमंत्री सरकार कहा जाने लगा, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का अधिक दायित्व बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए, परिसीमन आयोग। ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी, जनगणना आयोग। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति आयोग। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा मतलब सीमित किया जाता है या निश्चित किया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक लोग मतलब हमारे सांसद चुनाव लड़ते हैं, कौन से क्षेत्र से, उस क्षेत्र को कौन निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का कार्य है कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करे कि इस क्षेत्र से ये क्षेत्र कौन से विधानसभा या फिर कौन सी क्षेत्र के मतलब कौन से चुनाव के अंतर्गत आता है, और भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा का चुनाव करवाता है। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किसमें किया गया? मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किसमें किया गया है? ऑप्शन ए, भारत का संविधान। ऑप्शन बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958। ऑप्शन सी, निर्वाचन विधि अधिनियम 1975। ऑप्शन डी, दंड तथा निर्वाचन विधि अधिनियम 1969। मतदाताओं को पहचान पत्र किस वर्ष दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 के द्वारा मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किया गया था, जिससे कि मतदाताओं को मुख्य धारा में लाया जा सके और
एक निर्वाचन नियमावली बनाई जा सके। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 में हुआ था, जिसके आधार पर वोटों को गिना जाता और डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैसे कुछ संघात्मक देश में से किन किन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है? निम्न में से कुछ संघात्मक देश में से किन किन में दोहरी नागरिकता की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए कनाडा और भारत, ऑप्शन बी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और भारत, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत में एकल नागरिकता है, ये दोनों संघीय राज्य हैं, लेकिन कनाडा में दोहरी नागरिकता और भारत में इकहरी है। कनाडा में दोहरी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे भी एकल नागरिकता है। स्विट्जरलैंड और भारत यहाँ पे भारत में है, इसलिए इसका स्विट्जरलैंड में दोहरी है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। हर एक नागरिक को 2 नागरिकताएं प्राप्त हैं। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता तथा द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति अपने कम्यून का नागरिक है, वह अपने कैंटन का और सारे स्विट्जरलैंड का भी नागरिक है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यूनाइटेड किंगडम में विधि के शासन की निम्न में से कौन सी गंभीर सीमा है? यूनाइटेड किंगडम में विधि के शासन की निम्न में से कौन सी गंभीर सीमा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी शक्ति पृथक्करण की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी प्रत्यायोजन विधान, ऑप्शन डी द्विदलीय व्यवस्था। यूनाइटेड किंगडम में विधि के शासन की कौन सी गंभीर सीमा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यायोजन विधान। यूनाइटेड किंगडम में विधि के शासन प्रत्यायोजित विधान की गंभीर सीमा है। इंग्लैंड में राज्यों के कार्यों व कानून निर्माण का कार्य बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंपा गया है, जिसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। यह प्रदत्त व्यवस्थापन की विधि के शासन को सीमित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आमतौर पर अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए दबाव समूह जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं वे हैं। दबाव समूह किस तकनीक को प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अनुनय, ऑप्शन बी सौदेबाजी, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कार्यवाही, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दबाव समूह अपने बात मनवाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा, मतलब ये सभी होंगे। पहले तो अनुनय करते हैं, अगर ऐसे काम नहीं चलता फिर सौदेबाजी, फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही का भय दिखाते हैं कि दबाव बनाते हैं सरकार पे प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए, और फिर इसमें ये सभी आ जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पहले दबाव समूह को लोग क्या मानते थे? पहले दबाव समूह को लोग क्या मानते थे? ऑप्शन ए नैतिक, मानवाधिकार के रक्षक, या ऑप्शन सी अनैतिक, ऑप्शन डी प्रशासन के सहायक। पहले लोग दबाव समूह को क्या मानते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनैतिक। इसको बहुत ही उपद्रवी और अनैतिक मानते थे इनको कि ये लोग गलत करते हैं, लेकिन वर्तमान में दबाव समूह का ज्यादा प्रचलन है। बिना दबाव समूह के तो सरकार कोई बात मानती भी नहीं है इस समय, इसलिए अब दबाव समूह को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन पहले अनैतिक रूप मानते थे। ये दबाव समूह सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति के लिए कानून बनवाता है
और सरकार पर दबाव बनाता है कि जिससे कि उनके हितों में जो अपने समूह के लोग होते हैं उनका हित पूर्ण हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दबाव समूह के महत्व को आज स्वीकारा जाता है। दबाव समूह के महत्व को आज स्वीकारा जाता है कौन सी शासन प्रणाली में? ऑप्शन ए राजतंत्र में, ऑप्शन बी नौकरशाही में, ऑप्शन सी तानाशाही में, ऑप्शन डी लोकतंत्र में। दबाव समूह के महत्व को आज स्वीकारा जाता है कौन सी शासन प्रणाली में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र में। दबाव समूह का लोकतंत्र में ज्यादा प्रचलन है, इसलिए इसका महत्व लोकतंत्र में अधिक हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सबसे प्रभावशाली और ताकतवर दबाव समूह कौन सा है, कहाँ का है? सबसे प्रभावशाली और ताकतवर दबाव समूह कहाँ का है? अमेरिका का, इंग्लैंड का या भारत का? ऑप्शन डी कनाडा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का। अमेरिका का दबाव समूह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका में दबाव समूह को लॉबी प्रचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां संसद के उच्च सदन और निचले सदन की शक्तियां समानता के आधार पर साझी हैं और यहां तक कि वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी ये शक्तियां साझी हैं? मतलब दोनों सदनों में समान शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कहाँ की संसद है ये? और वित्तीय विधेयक पर भी दोनों राज्यों को और संघ को दोनों को बराबर शक्तियां दी गई हैं। इसका क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के दोनों सदनों राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद को विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि ये ब्रिटेन का संविधान है, उसी का ही अनुच्छेद है 84। उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद ये उसका एक उच्च सदन और निचले सदनों का नाम है राष्ट्रीय परिषद उच्च सदन और राज्य परिषद निम्न सदन। राज्य परिषद उच्च सदन है इसका और राष्ट्रीय परिषद निम्न सदन है। दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी जो कि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय सरकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। ये दोनों ही मिलकर समान रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वे कौन से देश हैं जहां संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में जनता को प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाया जाता है? वे कौन से देश हैं जहां संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में जनता को प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इनमें से छांटना है कि किन किन देशों में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया जनता की प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। कहाँ पे होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका अमेरिका में तो नहीं की जाती है, यहाँ पर मतलब ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर। कनाडा में भी नहीं की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं की जाती है तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एक नहीं हो सकता, दो भी नहीं हो सकता। कनाडा में भी नहीं की जाती इसलिए इसमें 2 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में जनता को प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाया जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष जनमत संग्रह का सहारा लिया जाता है
6 राज्यों में से 4 राज्यों के लोग बहुमत से प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। प्रत्यक्ष जनमत संग्रह करना, ये जिस देश की जनसंख्या कम होती है वहां पे ही लागू करना संभव है, लेकिन जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है वहां पे लागू करना और वहां के प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता है, इसलिए ये बड़े राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता, ये छोटे राज्यों में ही लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मोस्का की अवधारणा, ऑप्शन बी रॉबर्ट मिशेल्स का सिद्धांत, ऑप्शन सी वेवर का सिद्धांत, ऑप्शन डी डुवर्जर की अवधारणा। चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोस्का की अवधारणा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस देश को संघ नहीं अपितु परिसंघ माना जाता है? निम्न में से किस देश को संघ नहीं अपितु परिसंघ माना जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। किस देश को संघ नहीं अपितु परिसंघ कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। यहाँ पर संघ नहीं परिसंघ बनते हैं, छोटे छोटे संघों को मिलाकर संघ बनते हैं, लेकिन भारत में संघ व्यवस्था है और कनाडा तो है ही संघात्मक, और ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक शासन प्रणाली है और स्विट्जरलैंड में परिसंघ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में नेहरू की मृत्यु के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? भारत में नेहरू की मृत्यु के बाद किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संरक्षणदायी नौकरशाही का परंपरागत घर रहा है। संरक्षणदायी नौकरशाही का परंपरागत घर रहा है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी मिस्र में, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में संरक्षणदायी नौकरशाही का परंपरागत घर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को संरक्षणदायी नौकरशाही का जनक कहा जाता है। मार्क्स ने नौकरशाही को अभिभावक की संज्ञा दी है। इस तरह की नौकरशाही व्यवस्था में पदों के आवंटन द्वारा नौकरी को नौकरशाही को प्रभावित किया जाता है। यहाँ पर भाई भतीजावाद चलता है। यहाँ पर ऐसे ही चुन लिया जाता है नौकरशाहों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका का सीनेट विश्व के समस्त उच्च सदन में सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा अप्रासंगिक है? आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका का सीनेट विश्व के समस्त उच्च सदन में सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा अप्रासंगिक है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित संधियां,
सीनेट द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संघीय स्तर पर की गई समस्त राजनीतिक नियुक्तियां सीनेट द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। ऑप्शन सी, प्रतिनिधि सदन की शक्तियां सीनेट द्वारा कम की जा सकती हैं। ऑप्शन डी, कोई भी संवैधानिक संशोधन सीनेट की स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। इसका कौन सा इसका क्वेश्चन सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि सदन की शक्तियां सीनेट द्वारा कम की जा सकती हैं। अप्रासंगिक पूछा है, मतलब कौन सा गलत है? ये गलत है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित संधियां सीनेट द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, ये सही है। राष्ट्रपति संघीय स्तर पर की गई समस्त राजनीतिक नियुक्तियां सीनेट द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, ये भी सही है। प्रतिनिधि सदन की शक्तियां सीनेट द्वारा कम की जा सकती हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों को शक्तियां अपनी अपनी दी गई हैं, तो वो अपनी अपनी शक्तियों का एक दूसरे कोई अधिकार नहीं है। कोई भी संवैधानिक संशोधन सीनेट की स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा सीनेट की अवहेलना पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। कारण, अमेरिकी संविधान में सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी तथा राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति दोनों पर अंकुश लगाने का अधिकार है। नियुक्तियों तथा संधियों को पुष्टि का सीनेट का अधिकार कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति का साझेदार बना देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में कांग्रेस दल के प्राधान्य को स्पष्ट करने के लिए किसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को एक दल का शासन कहा है? भारत में कांग्रेस दल के प्राधान्य को स्पष्ट करने के लिए किसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को एक दल का शासन कहा है? ऑप्शन ए, W.H. मॉरिस जोन्स। ऑप्शन बी, रजनी कोठारी। ऑप्शन सी, माइनर वीनर। ऑप्शन डी, रॉयड रुडोल्फ और सुजान रुडोल्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी। ये कथन रजनी कोठारी का है कि भारत में कांग्रेस दल के प्राधान्य को स्पष्ट करने के लिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था को एक दल का शासन रजनी कोठारी ने कहा है ये कथन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है? किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, दल की विचारधारा और नीति का प्रचार करना, ये तो है। सरकारी प्रशासन के संचालन के निमित्त अधिकारियों को नियुक्ति करना, ये नहीं है। ऑप्शन सी, जनता और सरकार के बीच उचित प्रबंध स्थापित करना। ऑप्शन डी, सरकार का निर्माण करना। राजनीतिक दलों का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? राजनीतिक दल की विचारधारा और नीति का प्रचार करना, ये तो इनका प्रमुख कार्य यही है। सरकारी प्रशासन के संचालन के लिए नियमित अधिकारियों को नियुक्त करना, ये इनका कार्य नहीं है। सरकारी जो नौकरशाह होते हैं उनका संचालन और उनकी नियुक्ति करना सरकार राजनीतिक दलों का नहीं है। जनता और सरकार के बीच उचित प्रबंध स्थापित करना, ये भी इनका कार्य है। सरकार का निर्माण करना और सत्ता प्राप्त करना, इनका ये तो मुख्य लक्ष्य है। इसलिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी और प्रशासन के संचालन के निमित्त अधिकारी को नियुक्त करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है कि दोनों संघों में भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद इसलिए निकट है कि दोनों संघों में समानता ढूंढनी है। इसमें अवरोधों तथा संतुलन प्रणाली है। अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है। एक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है। ऑप्शन डी,
उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है। अपने यहाँ पर राष्ट्रपति वास्तविक नहीं, नाममात्र का कार्यपालक है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। एक सर्वोच्च न्यायालय है, ये तो अपने यहाँ भी है और वहां पर भी है, तो ये हो सकता है। अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है, अपने यहाँ पे अवरोध और संतुलन प्रणाली नहीं है, लेकिन ये अमेरिका में है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। जब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में भी एक सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, और अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए दोनों यहाँ पर समान रूप से एक हैं। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में अर्थात दोनों देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय उतना शक्तिशाली नहीं है जितना अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी जे.एस. मिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक, सॉरी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी था। मिल निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। केवल वयस्क को जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता। वह जितना पढ़ा और गणित का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही मताधिकार प्रदान करना चाहते थे ये मिल का मानना था कि जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा हो उसको उतने मत देने का अधिकार होना चाहिए, और जो पढ़ा लिखा नहीं है और ज्ञानी नहीं है, गणित का ज्ञाता नहीं है, उसको मत देने का अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे समाज में कम लोग हैं और अनपढ़ ज्यादा। इसलिए मिल का मानना था कि यदि पढ़े लिखे लोगों के वोट कम पड़ेंगे और अनपढ़ लोगों के ज्यादा, तो सरकार का चयन गलत रूप से हो सकता है। वो उनको लालच देकर ही सरकार का चयन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आगे लाने के लिए मुझे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, और वो मोटिवेशन हमें लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से मिलती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए।